अजीज एवं अग्रज श्रीमान महेंद्र सिंह जी मालवीय साहब, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान बागीदोरा से विधायक है। आप सभी का इस वेबिनार में विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और अभिनंदन करता हूं। और आप सभी का मैं इस बात वेबिनार के माध्यम से आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप सभी की मेहरबानी, आशीर्वाद और स्नेह विश्वविद्यालय ने पिछले 3 वर्ष में एक अच्छी विश्वसनीयता समाज में स्थापित की है और प्रगति के नए पथ पर लगा। आदरणीय, लॉकडाउन के लगभग 100 दिन से ज्यादा पूरे हो, आज हमारे कि क्या बंद हो जाए है कि घरों में कब, आखिरकार हम घरों में इसलिए बंद रहे थे कि हमें जिंदा रहना था, पर आज पुनः जिंदा रहने के लिए हमें घरों से बाहर निकलना पड़ेगा और डर और भय से बाहर निकलना पड़ेगा। वायरस से बचना आसान है। मेरे विद्यार्थियों को स्पेशली मैं कहना चाह रहा हूं, से जुड़े हुए हैं जो हमारे इस कार्यक्रम में भागीदारी रख रहे हैं। डर और भय से वायरस से बचना आसान है, पर डर से नहीं। डर से ज्यादा खतरनाक कोई वायरस होता ही नहीं। ये जो भयावह माहौल आप देख रहे हैं, इसका वायरस से कोई लेना देना नहीं। वायरस से तो आप मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस बच जाएंगे, पर ये डर अगर आपके शरीर में से नहीं तो आप परास्त हो जाएंगे। मित्रों, प्रत्येक समस्या मूर्ख व्यक्ति की समझदार के लिए एक अवसर होती है। कोविड-19 को एक अवसर मान करके इसका लाभ उठाना है। दोस्तों, भय और भीड़ के बारे में ज्यादा बातें करना भी अब बंद कर दो यार। महामारी के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है, इस पर ध्यान दीजिए। भोग और अनंत भोग की लालसा से पढ़ना लिखना हम भूल गए थे, योग और साधना से दूर चले गए थे, पर्यावरण को विस्मृत कर बैठे थे। उसी की सजा आज के रूप में मिल रही। परंतु मित्रों, धीरज रखिए, जल्दी ही उन्हें सब ऐसा विश्वास और आशावादी दृष्टिकोण मन में रखिए। लॉकडाउन ने इस देश को एक बहुत बड़ा उपहार भी दिया है। वह यह है कि देश को कानून की पालना करना लगने लगा। प्रधानमंत्री के आह्वान पर 130 करोड़ भारतीयों ने अपने आप को घरों में बंद कर दिया। यह बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। एकता का जो एक संदेश दिया विश्व को, यह निश्चित रूप से तारीफ काबिल है। अनुशासन में रहना सिखाया इस लोग, वरना हमारे देश में तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने में बड़ी दिक्कत होती है। अतिक्रमण करना हम समझ रखा था, उस देश में लोग गिफ्ट की है, अनुशासन में किया है। इस अवसर पर मैं एक बात और कह कि हर काम के लिए सरकार पर आश्रित रहने की आदत भी ठीक नहीं। बारिश होने पर हम स्वयं छाता लेकर घर से निकलते, सर्दी अधिक होने पर हम गर्म कपड़े पहनकर निकलते। वैसे ही कोरोना वायरस है, तब तक आप मास्क लगा करके घर से निकलिए, डिस्टेंसिंग रखिए। इसमें सरकार क्या करेगी? ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। इसको सरकार पर ट्रांसफर करना ठीक नहीं। मैं देश प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व, विशेष रूप से माननीय राज्यपाल जी को बधाई देता हूं कि आपने हमारे प्रदेशवासियों को एक जबरदस्त इस महामारी से परास्त करने के लिए हिम्मत दी, साहस दिया और आत्मविश्वास दिया। इसी का परिणाम है कि राजस्थान की जनता आज इस महामारी से बहुत अच्छे ढंग से लड़ रही है। साथ ही मैं आप सब लोगों को, यानी कि राजनीतिक नेतृत्व में, इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने उस सरकारी मशीनरी का इस कोविड-19 से को परास्त करने के लिए जो उपयोग किया है, क्योंकि हमारी सरकारी मशीनरी तो धीमी गति से काम कर, मशीनरी से काम लेना और कोविड को, कोरोना वायरस को परास्त करना बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबको विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सैल्यूट करता हूं सर। मेरे स्पेशली अधिक समय नहीं लूंगा, एक बात मेरे है वो कहना चाहूंगा, जिंदगी का कभी पाया नहीं, जो पाया कभी सोचा नहीं था, जो सोचा वो मिला ही नहीं,
जो मिला वो रास नहीं आया, जो खोया वो याद आता है, पर जो पाया वो संभाला नहीं जाता है। यही है जिंदगी जिसे सूझा नहीं पाते। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना नहीं होता, जब तक न तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। जिंदगी तो कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। मेरे जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों से भी यही आग्रह है कि पूरे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और इस कोविड-19 की वजह से जो कुछ परिस्थितियां बनी है उन परिस्थितियों से हमारे आर्थिक तंत्र को हम और कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसके नए अंतिम बात कह के मैं अपनी बात कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। इसलिए हमारे को विजयश्री प्राप्त करनी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उनका जो आशीर्वाद इस विश्वविद्यालय को प्राप्त हो रहा है लगातार, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कुलपति महोदय जी का। सर ने विषय को अच्छी तरह से रखा और जो हमारी वर्तमान परिस्थितियों को रूबरू कराया। वेबिनार में आगे बढ़ते हैं। मैं श्रीमान महेंद्रजीत सिंह जी मालविया जी, पूर्व मंत्री एवं विधायक बाजीदौरा राजस्थान, को अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। श्रीमान मालविया जी। नमस्कार राज्यपाल महोदय, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की ओर से आज आयोजित इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इस मौके पर मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी को, मैडम किरण महेश्वरी जी को, हमारे सोडानी साहब को और जितने भी आज इस आयोजन में उपस्थित हुए हैं सबका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है। महामहिम में उस जनजाति क्षेत्र से आता हूं जहां पर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश 3 राज्यों की सीमा है, और गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय का सिंबल दिखाई दे रहा है जहां शहीद स्मारक के रूप में आज इसको देखा जा रहा है। महामहिम, कोविड-19 हमारे लिए एक बहुत चैलेंज भी है और संभावनाएं क्या हो सकती हैं, बहुत अच्छी डिबेट है। जो भी मेरे पास छोटी मोटी जानकारी में निवेदन के रूप में कहना चाहूंगा। जब ये बहुत चैलेंज के रूप में देश और दुनिया में आया था, बहुत भयंकर डर घुस गया था सब जनता में, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बल्कि मुझे आज कहते हुए अपने देश के ऊपर, अपने प्रदेश के ऊपर गर्व है कि हमारे पास सुविधाएं कम होने के बावजूद भी हमारे देश में जिस तरह से कोविड-19 के ऊपर एक तरह का कब्जा पाया है, या जो हम कर सकते तो किया है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में संख्या हमारी जरूर यहाँ पे बड़ी है, लेकिन ठीक होने की रेट दुनिया में सबसे अच्छी हमारे राजस्थान की और हिंदुस्तान की है, और इसमें महामहिम राज्यपाल का बड़ा योगदान रहा है। मैं विशेष रूप से जनजाति क्षेत्र 3 राज्यों में लगी हुई है महामहिम, इसमें अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं खुद जनजाति से एमएलए भी हूं और पूर्व मंत्री भी हूं। पता नहीं हमारे भगवान की ऐसी असीम कृपा रही या क्या कारण रहे, या आदिवासियों में इम्यूनिटी है, या इस धरती में कोई खासियत है। आज तक एक भी आदिवासी को कोरोना नहीं हुआ, एक भी आदिवासी को। और अधिकांश लोग गुजरात के पोरबंदर से आए, सूरत से आए, अहमदाबाद से आए और कुवैत से भी आए हैं, और 1000-1000, 1500 किलोमीटर पैदल चल के भी आए हैं। हमारी सरकार ने, महामहिम आपकी सरकार ने इनकी बड़ी व्यवस्था की है, अपने वेलकम किया, खाने का प्रबंध किया, बच्चों को हमने दूध बिस्किट बांटे, अपनी गाड़ी की व्यवस्था करके इनके घर तक हमने पहुंचाया है। हमारे सामने बहुत बड़ी ये चुनौती तो है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, भय का वातावरण है,
लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने अब तय कर लिया कि इस कोविड-19 के अंदर हम संघर्ष करेंगे, हम जिएंगे, हमारे काम धंधे इसको वापस ठीक मुकाम पे लाएंगे। इस तरह की मन में भावना लेके चल रहे हैं। महामहिम में निवेदन करना चाहूंगा कि ये पूरा जनजाति क्षेत्र है। मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि आपके होते हुए हमारे गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय को और अच्छा संसाधन मिले। जहां पर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में तो काफी प्रगति हुई है, उन्नति हुई है, लेकिन मुझे आज कहते हुए बड़ा हर्ष है हमारे वीसी साहब के संबंध में। करीबन 120-130 के आसपास में महाविद्यालय का एपिलेशन यहाँ हो गया है और इस साल करीबन 1.25 लाख विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ेगा। आज के आपके इस सेमिनार को, आपके अभिव्यक्ति को हमारे बच्चे भी सुनेंगे, पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे और जो हमारे सामने चुनौती है, इस चुनौती का हम डट कर मुकाबला करेंगे। मैं इस मौके पे यही बात कह सकता हूं। और बाकी इस क्षेत्र में या देश और दुनिया में एक बार महामारी आई थी नारू के रूप में, नारू का हमने उन्मूलन कर दिया। चेचक के रूप में भी आया था, उस बीमारी को भी हमने समाप्त किया। मलेरिया के रूप में भी एक प्रकोप आया था, इसको भी हमने समाप्त किया। एक प्लेग के रूप में आया था, उसको भी हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने और यहाँ के डॉक्टर ने समाप्त किया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस कोरोना के ऊपर हम विजय पाएंगे। जो सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को हम पूरी तरह से, मैं इस मौके पर प्रदेश और देश दोनों सरकारों को बहुत धन्यवाद करता हूं और विशेष करके हमारे वीसी साहब ने ये जो आयोजन करके हम सबको रूबरू होने का अवसर दिया है, इसके लिए उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे यहाँ पर 2 मिनट बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और विशेष करके वीसी साहब को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार जरूर इस वागड़ की धरती में पधारें। यहाँ के 120 महाविद्यालय के बच्चे, उनके साथ में आपका मिलना हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि उस मानगढ़ की पहाड़ी के ऊपर मैं वेलकम करता हूं महामहिम, जहां पर ये शहीद स्मारक है। वहां पर 17 नवंबर 1913 में अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए इस देश की आजादी के लिए 1,500 के आसपास आदिवासियों को अंग्रेजों हुकूमत ने तोहफे चलाकर मार दिया था। अगर इस धरती पे आपका मैं स्वागत करना चाहूंगा, मेरी ऐसी मन की इच्छा है। मैं एक बार फिर आप सबके प्रति आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रीमान जी। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रीमती किरण महेश्वरी जी, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री, उनको अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। श्रीमती किरण महेश्वरी मैडम। प्रणाम। सबसे पहले महामहिम राज्यपाल जी को, कुलाधिपति जी को, जिन्होंने आज ये वेबिनार, मैंने जो आज आपकी प्रेरणा से ये वेबिनार का आयोजन हो रहा है बांसवाड़ा हमारे कुलपति महोदय द्वारा, और जो सभी ने जो भाग लिया है, हमारे राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय भंवर सिंह जी, हमारे लोकप्रिय कहना चाहिए बांसवाड़ा के ऐसे नेता कांग्रेस के जो पूरी तरीके से जनता की आवाज को उठाते रहते हैं, ऐसे महेंद्रजीत सिंह जी मालविया जी, और हमारे कुलपति आदरणीय कैलाश सोडानी जी। आज का ये वेबिनार विषय जो है उसका बहुत लंबा अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन आप सबने दिया। मैं आज वास्तव में गवर्नर साहब आपको बहुत धन्यवाद दूंगी कि इस कोरोना संकट के समय में आपने जिस तरीके की गाइडलाइंस इशू करी शिक्षा विभाग में भी, और जो पूरी तरीके से आपने जो राज्यपाल जी का जो राहत कोष है, उस कोष का भी जो वितरण आप जरूरत थी उसका वितरण करने के लिए और लोगों को और प्रेरित किया कि वो कैसे अपना योगदान दें समाज की सेवा में। ये जो आपने पिछली बार जो एक हम लोगों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें आपने सारी चीज कही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज आपके साथ में ये दूसरी बार इस तरीके से वेबएक्स के माध्यम से हम लोग इस वेबिनार के माध्यम से मुलाकात हो रही है। और मैं हमारे वीसी साहब जो हैं बांसवाड़ा के गुरु गोविंद विश्वविद्यालय के, मैं उनको इस बात का धन्यवाद दूंगी कि हम लोग अगस्त के अंदर माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी जब थे तो उन्होंने ये कहा था कि बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी उदयपुर में नहीं चलेगी और उसे बांसवाड़ा ही ले जाना है। और सौभाग्यवश मैं उस समय उच्च शिक्षा की मंत्री थी, तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं बांसवाड़ा जमीन देखने के लिए गई थी।
तो उस समय प्रोफेसर सुरानी जी और हम लोगों ने वो जमीन देखी और 25 करोड़ रुपए राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने जो दिया था पैसा, उसका भवन बनकर तैयार हो गया है। और मुझे खुशी है कि वीसी साहब ने अच्छा काम करके और बांसवाड़ा को इस तरीके से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया कि वहां पे जो गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी है हमारे विश्वविद्यालय, वो विश्वविद्यालय के अंदर लगभग 1.25 लाख से भी ज्यादा बच्चे हमारे वहां पर जुड़ गए हैं। इतने कॉलेजेस उस एरिया के पूरे जुड़े हैं और एक तरह का बहुत मैं उन्हें बधाई देती हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि कुलाधिपति के माध्यम से ही कुलपति जी को कोरोना के इस समय में जो कोविड-19 में जिस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं शुरू करी और मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो पूरे देश की हमारी 100 ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के साथ में जो में ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हो गए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, जिसके लिए 1000 करोड़ हमारी केंद्र सरकार ने उसके अंदर रखा है। मैं उसके लिए भी उन्हें धन्यवाद मोदी जी को देने के लिए आपके माध्यम से ही देना चाहूंगी। इस राजस्थान की जनता बहुत आभारी है उनकी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को कम से कम पढ़ने का मौका टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर मिल, उनकी पढ़ाई शुरू हो गई है जो और के लिए जिस तरीके से सारी व्यवस्थाएं की गई है स्कूल स्टडीज के लिए भी जो नए 12 शुरू करें, डीटीएच के चैनल्स हैं, तो मैं गांव में जब जाती हूँ तो टीवी के ऊपर मैं देखती हूँ कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं गांव के अंदर और 1 से 12 तक की ये पढ़ाई भी उस चैनल्स जो नए चैनल्स उन्होंने शुरू किए, जिसको प्रधानमंत्री ई विद्या के माध्यम से ये सारा कार्य जो शुरू हो रहा है। माननीय राज्यपाल जी, ये जिस तरीके से मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात का भी धन्यवाद दूंगी कि आत्मनिर्भर भारत में जो हमारे ये बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स जो खास तौर से ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे जो लोग, उनको आत्मनिर्भर भारत की ओर जो बढ़ाने का जो एक उन्होंने नींव रखी है, वो वास्तव में बहुत कारगर है। क्योंकि आत्मनिर्भर को अगर हम लोग देखें तो जो उसका मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र ही ये कहता है कि गरीब को सक्षम बनाना है और सक्षम को उद्यमी बनाना है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू करी, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, इन सब के माध्यम से आज हमारे ट्राइबल स्टूडेंट्स को विशेष तौर से बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हम लोगों ने बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी में भी शुरू किया है, वहाँ का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पर भी इंक्यूबेशन सेंटर शुरू है और जिसके अंदर ये स्टूडेंट्स अपने योजनाएं, अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना की जा रही है, उसमें वास्तव में हमारे जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और उसमें बहुत उन्हें संभावना है, जिसका उन्हें इतना अवसर मिलेगा उतना ही उसका लाभ वो लोग ले सकेंगे। क्योंकि हमारे जो युवा बच्चे हैं वो सोच रहे हैं कि हम नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन नौकरी की बजाय जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी लेने वाला नहीं बनना है, तो ये बहुत बड़ा काम हो रहा है आत्मनिर्भर भारत में। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख दिया, जिसमें हमारे हमारे जो योजनाएं जो है मुद्रा योजना, जिसमें वो लोग लोन लेकर और अपने पैरों पे खड़े होकर और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो आज की इस वेबिनार में जो कोविड-19 को लेकर विशेष तौर से रखी है, तो उसमें हम सब यही कहना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को कि वो लोग अपना पूरी तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाएं। यानी अगर हम लोग अपना जो रोग का प्रतिरोधक क्षमता अगर हम बढ़ाएंगे अपने शरीर में, तो उतना ही ये कोविड-19 हमें नहीं छू पाएगी और जो हमें लड़ाई लड़ने की जो बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें पूरी तरीके से जीत हमारी होगी। इसमें हम लोग अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए, क्योंकि ये बहुत खुशी की बात है कि आज बांसवाड़ा जैसे क्षेत्र के अंदर, ट्राइबल एरियाज के अंदर कहीं पर भी कोविड-19 से सीधे इफेक्ट नहीं हुआ है। बाहर से अगर कोई आए, जैसा अभी मालविया जी बता रहे थे कि कोई कुवैत से आए हैं या गुजरात साइड से आए हैं, तो वह लोगों को हुआ है और उसकी वजह से थोड़ी परेशानी हुई है। लेकिन अन्यथा जो यहाँ के जो जीवन स्टाइल है जिस तरीके का, तो इस तरीके से ये बड़ा कंट्रोल में रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो 100 दिन का जो लॉकडाउन पीरियड, जो लगभग 68 डेज का लॉकडाउन था और उसके बाद अनलॉक हुआ है कुछ एरियाज में,
तो ये माँ त्रिपुरा सुंदरी की बहुत बड़ी हम सबके ऊपर कहना चाहिए कृपा हुई कि इस पूरे क्षेत्र यानी पूरा ही उदयपुर संभाग भी अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम कोरोना के संकट से बहुत हद तक बचे रहे। और इसलिए आज तो जिस तरीके से आपदा में अवसर हम लोगों को ढूंढना है, तो कुलाधिपति हमें इसके बारे में पूरी तरीके से हमें मार्गदर्शन देंगे ही कि कैसे हम लोग ये सारी चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएं। और ये जो आपदा का जो संकट जो इस कोरोना का हमारे ऊपर आया है, इस बहुत बड़ी आपदा में, बहुत बड़ी वैश्विक महामारी के अंदर हम लोग किस तरीके से अपने आप को घर में रख के लॉकडाउन में हम लोगों ने सोचा कि हमारा बिजनेस कम हो गया या हमें आगे नौकरी आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं। लेकिन ये सारी चीजों के अंदर भी जो अवसर उसमें से निकल कर आए हैं, उन सारे अवसरों के बारे में जो आपका मार्गदर्शन हमको मिलेगा, निश्चित रूप से हमारे इस ट्राइबल बेल्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत बड़ा उन्हें एक तरह का उन्हें सपोर्ट मिलेगा, एक उनका मनोबल बढ़ेगा। और साथ साथ इस कोरोना के इस वायरस से संकट से हम लोग पूरी तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स और सुविधाएं जो दी है, यानी अब हर एक व्यक्ति जागरूक हो गया है कि उसे अगर घर से बाहर निकलना है तो मास्क लगाकर ही निकलना है, दूरी बनाकर ही रखना है, जगह जगह पर जहां सुविधा है वहां साबुन से हाथ धोना है, नहीं तो सैनिटाइजर यूज करना है। ये सारी चीजें उन लोगों के जीवन के अंदर आ चुकी है और गांव के अंदर भी हम भ्रमण करते हैं तो ये चीजों को देख रहे हैं कि लोग बहुत जागरूक हुए। और यहाँ जिस तरीके से आज इस वेबिनार के माध्यम से इन सारी चीजों को जो हमारे स्टूडेंट्स भी फॉलो कर रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगी। और निश्चित रूप से हम लोग अपना योगा के माध्यम से और जो हमारे आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनके माध्यम से हम लोग इनको पूरी तरीके से कोरोना से लड़ सकते हैं, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। जैसे सुडानी जी आपने कहा कि डरने से ज्यादा मतलब लोग डर रहे हैं, बल्कि कोरोना वायरस इतना नहीं इफेक्ट कर रहा है जितना डर रहे हैं लोग। तो वास्तव में डरने की जरूरत नहीं है, हमें पूरी तरीके से मुकाबला करना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जीतेंगे इस कोरोना से, और आज भी पूरी दुनिया का सिनेरियो जो बता रहा है उसमें भारत के अंदर बहुत कम है संक्रमण कंपेयर टू दूसरी कंट्रीज। तो इसलिए हम लोग निश्चित रूप से अपना मनोबल न खोएं, हमारी हिम्मत न खोएं और डरने की आवश्यकता नहीं इस कोविड-19 से, और हम पूरी तरीके से इसका मुकाबला करेंगे। आज इस विशेष वेबिनार में आपकी अनुमति से साहब एक बात और कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये चीन का और जो हमारे जो भारतीय सैनिकों के ऊपर जो इन्होंने आक्रमण करने की कोशिश करी और उसके बाद में जो भारतीय सैनिकों ने जो मुंहतोड़ उनको जवाब दिया, उसके बाद में जो एक सोशल मीडिया के ऊपर जो युवाओं को भ्रमित करने की जो बात चल रही है उस पर भी विशेष आपका हम लोगों को मार्गदर्शन मिले, क्योंकि चीन से जितना खतरा नहीं है उतनी चीन की मानसिकता से जो यहाँ पे सो कॉल्ड लोग जो इस तरह की मानसिकता वाले हैं और वो जो फैला रहे हैं वह ज्यादा घबराने की मैंने उससे ज्यादा हमें लड़ने की आवश्यकता होगी। और हमें बहुत खुशी है कि ऐसे हमारे स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री मोदी जी जिनको आज 4 कंट्रीज यानी जो शक्तिशाली देश रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इजराइल हो, जिन्होंने पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं। ये हम सबका बहुत सौभाग्य है कि आज भारत इतना शक्तिशाली देश हुआ है कि और सारे देश उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं। डिफेंस के सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन इक्विपमेंट से उनको सपोर्ट करने की बात लोगों ने कही है। इसलिए मैं अब ज्यादा कुछ न कहते हुए गवर्नर साहब आपको प्रणाम करते हुए, आपने हमेशा हम लोगों की हिम्मत बढ़ाई है और आपने हमेशा एक ऐसा अच्छा मार्गदर्शन दिया है जिससे पूरे समाज के अंदर, समाज की सेवा के अंदर भी और किस तरीके से हम लोग स्ट्रांग बने और हम लोग पूरी मजबूती के साथ में कोविड-19 के अंदर मुकाबला कर सकें, इसका मार्गदर्शन आप हमें मिलेगा, जिससे हम लोग इसको पूरी तरीके से और गांव तक ले जाएंगे। आपको और कुलपति जी सुडानी जी, आपको दोनों को बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद कि आपने हमें इस वेबिनार में जोड़ा, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैश्री मैडम जी। कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्री भगत सिंह जी भाटी जी तकनीकी कारणों से वेबिनार में नहीं जुड़ पा रहे हैं। वेबिनार में आगे बढ़ते हुए मैं परम श्रद्धेय माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय श्रीमान कलराज मिश्र जी को आशीर्वचन प्रदान करने के लिए आग्रह करता हूँ। माननीय कुलाधिपति महोदय जी। सभी को नमस्कार।
कोविड-19 चुनौतियां एवं संभावना विषय पर गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के द्वारा जो ये आयोजन है, इसमें उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी जी, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और वर्तमान विधायक आदरणीय बहन किरण महेश्वरी जी, श्री महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक, आदरणीय श्री अशोक कुमार जी काकोडिया और जितने भी प्रतिभागी हैं, ऐसे समस्त बंधुगण, सभी छात्र और छात्राएं, अन्य महानुभाव, मैं इस जनजातीय क्षेत्र के शिक्षकों और विद्यार्थियों से बात करने का जो मुझे मौका मिला है, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। विगत कई माह से कोरोना महामारी एक वैश्विक संकट के रूप में सबके सामने सुरसा के समान मुंह फैलाकर निगलने के लिए आतुर है। यह मानव के जीवन संघर्ष की अग्नि परीक्षा ले रही है। इसके प्रभाव से विश्व का कोई भी भाग अछूता नहीं है। ऐसा लगने लगा है कि यह बीमारी सभी को अपना ग्रास बनाने के लिए तत्पर है, बिना जाति, धर्म, संस्कृति, रंग, नस्ल और नागरिकता का भेद लिए हुए। ये किसी में भेद नहीं कर रही है। एक ऐसी भयंकर महामारी के रूप में आज हमारे सामने ये प्रस्तुत है। ऐसी विषम आपदाओं से मानव जात सदियों से जूझती आई है। अपनी प्रचंड जीवंतता, जिजीविषा और संघर्ष क्षमता से आपदाओं को मानव जगत ने परास्त भी किया है। लाखों लोग कोरोना से ग्रस्त हैं। रोज यह रोग दिन दूनी रात चौगुनी दर से बढ़ रहा है। इससे संक्रमित होने वालों को देखा जाए तो बहुत जल्दी ही करीब 1 करोड़ तक पहुंचने ही वाली है, परंतु उससे अधिक तेजी से लोग ठीक भी हो रहे हैं। संक्रमण और मौतों के इतर इसके अन्य दुष्प्रभाव जो अभी आंकना शुरू हुआ है, आज हम ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि सृष्टि के बनने में सदियां लगती हैं और उजड़ने में पल भर की भी देर नहीं लगती। किसी भी देश के विकसित होने और न होने के आजकल के मानकों में उस देश की अर्थव्यवस्था सर्वोपरि मानी जा रही है। कोरोना के काल ने धन कुबेर देशों को घुटने के बल हिलाकर खड़ा कर दिया है। चिकित्सा सेवाएं उनमें अग्रणी देश हैं, उनके डॉक्टर्स और परमाणु शक्ति संपन्न देश भी इस अदृश्य दुश्मन से गंभीर चिंता में हैं। हमारे देश के संदर्भ में देखें तो करोड़ों कर्म योद्धा जो अपने श्रम के पुरुषार्थ से देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का मादा रखते हैं, देखते देखते अपने ही देश में रातों रात अपने घर को लौटने को मजबूर हुए। अनेक समय में काल से कौलित हो गए। कृषि प्रधान देश के हमारे किसान भाई बहन मौत और भय की आशंका में देशवासियों का पेट भरने को निरंतर
संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। असंख्य दिहाड़ी श्रमिक बेघर और बेसहारा हो गए। सबके जीविकोपार्जन का अल्प सहारा भी इस कोरोना ने छीन लिया। देश का भविष्य माने जाने वाला किशोर और युवा वर्ग अपनी शिक्षा के यात्रा में बीच मझधार में अटक गया है। नन्हे नौनिहाल अनचाही पिंजरे के पंछी बनकर रह गए। ऐसी विभीषिका तो किसी कालखंड में किसी देश विशेष में रही हो या न रही हो, लेकिन एक ही पीड़ा से पूरे विश्व को एक ही समय में ग्रसित करने वाली ये अनूठी घटना है। इस कोरोना ने चौं दिशाओं में चुनौतियों का अंबार खड़ा कर दिया है। सभी लोग इसी असमंजस में हैं कि भीषण भयावह महामारी से निपटने की शुरुआत कहां से की जाए। किसान, मजदूर, दिहाड़ी श्रमिक के सामने रोजगार की समस्या खड़ी है। बरसात के मौसम में नई फसल बोने की शुरुआत हो गई है। आज हर देशवासी इस कोरोना से इतना भयभीत है कि उसके लिए काम पर लौटना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। बंद पड़े उद्योग धंधों को फिर से पटरी पर लाना, किसानों को कर्म भूमि में पुनः उसी उत्साह से संलग्न करना, देश की अर्थव्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को उसी ट्रैक पर फिर से लाना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा फिलहाल बड़ी चुनौती कोरोना संक्रमण की बढ़ती गति को थामना है। जब तक कोई विश्वसनीय इलाज नहीं मिल जाता, तब तक संक्रमितों को समुचित इलाज उपलब्ध कराना भी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। चुनौतियां अनेक है, लेकिन हमारे संस्कृति और देश की छाती में वे अमृत कण हैं जिनसे इस संकट से निकल जाने के अनेक रास्ते बन जाते हैं और आगे भी हमारी राहें आलोकित होती रहेगी। कहा जाता है कि जो कमजोरी होती है वही मर्ज की दवाई भी बनती है। हमारे स्वर्णिम इतिहास में अनेक ऐसे अध्याय हैं जो शाश्वत हैं, जिनमें आज भी सफलता के सूत्र छिपे हैं। आवश्यकता मात्र इस बात की है कि हम अपनी शक्ति को पहचानें, सादा जीवन, उच्च विचार, स्वावलंबी बने, अपनी आवश्यकताएं न्यूनतम रखें। परिवार और सांस्कृतिक मूल्यों से ही स्वयं और देश की रक्षा होगी। प्रकृति ही हमारी देवता है, जिसके उपयोग, संरक्षण, परिवर्तन ही हमारे ध्येय बने। आत्मनिर्भर बने, श्रमवीर बने। आज परंपरागत मानव मूल्यों से सदियों से हम साक्षात्कार करते हैं। इस संकट काल ने सर्वत्र इम्यूनिटी बढ़ाने, हमारे रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले परंपरागत औषधीय वनस्पतियों के उपयोग को बढ़ावा दिया है। वह दिन दूर नहीं जब भारतीय शास्त्रों और साहित्य में छिपे और अभिव्यक्त अमृत सूत्रों से विश्व भी भारतीय संस्कृति को स्वीकारने लगेगा। भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति की वैज्ञानिकता आज भी बनी हुई है। उसने विगत शताब्दियों के मिथ्या ज्ञान के कुहासे से परत उघाड़ी है। सरकारें अपना लोक कल्याणकारी कार्य करती रहेगी, जीविकोपार्जन के संसाधन जुटाती रहेगी, लेकिन आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन के सूत्र ही दीर्घजीवी और शाश्वत सिद्ध होंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि जनजातीय क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण के लगभग 550 मामले सामने आए हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इनमें से 1% से भी कम जनजातीय बंधु संक्रमित हुए। यह आंकड़े इस बात के द्योतक हैं कि जनजातीय व्यक्तियों ने अपनी रोग प्रतिशोधक
क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखा है, ऐसा उनकी परंपरागत जीवन प्रणाली से संभव हो सका है। मैं उन्हें इसके लिए बहुत बधाई देता हूं और साथ ही यह हम सभी के लिए अनुकरणीय उदाहरण भी है। ऐसे समय में स्वाभाविक रूप से जिनके नाम से इस विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है, गोविंद गुरु जी, जो जनजातियों के नेतृत्व करता थे, मुझे जानकारी है कि 1890 के दशक में उन्होंने जनजातियों के बीच में एक संप सभा बनाई थी। संप सभा इसलिए बनाई थी कि लोगों का आपस का मेल मिलाप होता रहे और सात्विक दिशा की तरफ लोग जाए, जो सत्कर्म करें, नैतिकता युक्त व्यवहार करें, आध्यात्मिकता की तरफ जाएं, पूजा पाठ करें, जो भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट है उसको अपने जीवन में अपनाएं। उस संप सभा का यही काम था और संप सभा के माध्यम से उन्होंने काफी प्रवास किया। और संप सभा इसलिए बनाया उन्होंने कि 1871 में अंग्रेजी हुकूमत ने ये जनजातियों के खिलाफ एक आपराधिक कानून बनाया था और उस समय सामान्य रूप पर ये लगातार कहा जाता रहा कि जो जनजाति हैं ये जरायम पेशा में लिप्त है और जरायम पेशा में लिप्त है तो सभी जनजातियों को गिरफ्तार करना। उसका नेतृत्व, उसके विरुद्ध संघर्ष करने का, आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गुरु ने किया था। आपको जानकारी होगी, डूंगरपुर गए थे, वहां से उनको पकड़ा गया था, उनके परिवार को पकड़कर जेल में डाला गया था। गोविंद गुरु के नेतृत्व में बहुत बड़ा काम हुआ था जनजातियों का। और हमारे अभी मंजीत सिंह जी ने इस बात का उल्लेख किया कि मानगढ़ जिसका केंद्र था, वहीं लोगों को बुलाते थे, नैतिकता युक्त व्यवहार कैसा होता है, लोगों को प्रशिक्षण देते थे, कोई शराब नहीं पिएगा, किसी प्रकार का अपराध नहीं करेगा, इस तरह की बात वो निरंतर कहा करते थे। अंग्रेजी हुकूमत इसे भयातंकित हुई थी, कई जगह उनको पकड़ने की कोशिश की गई थी। हजारों भीड़ जो मानगढ़ में उपस्थित थे, चारों तरफ से उनको अंग्रेजी हुकूमत ने घेर लिया और 17 नवंबर 1913 को हमला किया, लड़ाई हुई। उसमें 100 से ज्यादा भीड़ मारे गए और उसी समय गोविंद गुरु जी 900 साथियों के साथ गिरफ्तार भी कर लिए गए। लेकिन गोविंद गुरु ने जनजातियों के बीच में नैतिकता युक्त व्यवहार कैसा होता है, हमें किस तरीके से अपना आचरण करना चाहिए, जिसके कारण लोगों के मन के अंदर हमारे प्रति सद्भाव पैदा हो, इसे संप सभा बनाकर मेल मिलाप के द्वारा उनके अंदर की आत्मिक शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया। वह आत्मिक शक्ति आज भी उसमें विद्यमान है। उस आत्मिक शक्ति के आधार पर अगर मैं कहूं कि वहां इम्यूनिटी में बढ़ोतरी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जबरदस्त है, और इसी का परिणाम है कि उनका कोरोना भी कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। कोरोना के जंग में भी जनजाति क्षेत्र में वो परास्त करने में सक्षम हो रहे हैं। मित्रों, प्रकृति से अत्यंत सामीप्य रखने वाली जनजातियां आज भी परंपरागत जीवन विधि को अंगीकार किए हुए, प्रकृति में विश्वास रखते हुए यह लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। उनकी मजबूत प्रतिरोधक क्षमता इसी का परिणाम है। आज की अर्थव्यवस्था को गांव और नगर के बीच बांटकर नहीं देखा जा सकता। इस वैश्विक संकट में गांव आधारित कृषि उद्योग का मॉडल पूर्ण संभावना लिए, जहां इससे ग्रामीण इलाकों से पलायन रुकेगा, वहीं कर्ज की समस्या और फसल के वाजिब दाम न मिलने से भी निजात मिल सकेगी। निर्यात क्षेत्रों में बहुत से सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का काम देश में किया जाना, असेंबलिंग, टेस्टिंग, मेकिंग और पैकेजिंग में
अनेकानेक अवसर है। यद्यपि कोरोना संकट से अभी पर्यटन को बहुत आघात पहुंचा है, किंतु भविष्य में हेल्थ और वेलनेस टूरिज्म की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने की अपार संभावनाएं, क्लस्टर आधारित बाजार, अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, डिजिटल भुगतान आदि ऐसी ही नई दिशाएं हैं जो अब आवश्यक भी हैं। और लोकल फॉर वोकल से विकास मार्ग प्रशस्त करने का माध्यम भी है। जनजातीय क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटी छोटी ऐसी निर्मितियां हैं जिसको अगर बाजार के अंदर प्रभावी तौर पर प्रचारित किया जाए तो उससे लोग अपनी आजीविका सक्षमता पूर्वक चला सकते हैं, और उस क्षेत्र में चला रहे हैं, लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार की इनको सुविधाएं प्रदान की जा रही है, सुविधाओं के आधार पर इधर की तरफ बड़े तेजी के साथ लोग अग्रसर हुए हैं। और जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जी ने लोकल वोकल होगा, लोकल ग्लोबल होगा, इस तरह का नारा बुलंद किया है और उसके लिए सहयोग करने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो आत्मनिर्भर भारत को सक्षम और प्रभावी बना सकने में समर्थ होगा, वह इन क्षेत्रों के लिए बहुत ही अधिक संभावनाएं निर्माण करती हैं और उस दिशा में लोग लग भी रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी विजय निश्चित है। निश्चित ही हमारा देश पुनः एक बार नई ऊर्जा एवं नई ताकत के साथ उभरेगा। अब पूरा विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाह से देख रहा है। आने वाले समय में भारत के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे, नए विदेशी निवेश होंगे, नए रोजगार के अवसर बनेंगे, जीवन फिर से पटरी पर होगा। हमारे कोरोना वायरस, हमारे प्रशासन, हमारे कर्मवीर, हमारी सरकारों का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा और निश्चित ही नए वैभवशाली भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। सृष्टि में सत्य और असत्य का संघर्ष कालजयी रहा है। यह संघर्ष केवल शस्त्रों और शास्त्रों का ही नहीं, अपितु दृष्टि, वृत्ति और चित्त का भी संघर्ष है। हो सकता है अल्पकाल के लिए आसुरी शक्तियां और वृत्तियां समर जीतती नजर आए, लेकिन अंत में जीत सत्य की, सात्विकता की और सुदृष्टि की होती है। यही सत्य, सात्विकता और सुदृष्टि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है और वही आत्मविश्वास ह्यूमैनिटी को बढ़ाने में सक्षम होती है। बड़े से बड़े महामारी का सामना करने में यह दृष्टि ही उपयोगी होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र में उस दिशा में लोग आचरण व्यवहार करते हुए इसको मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले काल में विशेषकर मैं कह सकता हूं जनजातीय क्षेत्रों में एक आदर्श प्रस्तुत होगा कि उन्होंने अपने इस ताकत, आत्मविश्वास और हिम्मत के कारण कोरोना जैसे महामारी को भी मात दिया है। ये मेरी पूरा विश्वास है और ये विश्वास व्यक्त करते हुए, शुभकामना व्यक्त करते हुए जो आपने वेबिनार आयोजित किया है, मैं श्री प्रोफेसर कैलाश सुडानी जी को, आयोजनकर्ताओं को, सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मुझे आपने बुलाया, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति जी। कार्यक्रम के अंत में आभार व्यक्त करने के लिए मैं डॉक्टर महिपाल सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का हृदय से आभार प्रकट करते हुए मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि माननीय महामहिम का
तीसरी बार इस विश्वविद्यालय को अल्प समय में ही सानिध्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हमारे विश्वविद्यालय के नए नए शोधार्थियों से आपका संवाद मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के प्रांगण में प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में आपका आशीर्वाद हमारे विद्यार्थियों को और हम सबको प्राप्त हुआ, और तीसरी बार आज इस वेबिनार के माध्यम से आपका आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ है। हृदय के अंतरतम से हम आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञता प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। साथ ही आपसे हमारी पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री मैडम किरण जी माहेश्वरी का उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय के स्थापना जब बांसवाड़ा में हो रही थी, शुरुआत में ही मैडम का हमें बहुत सहयोग मिला। विशेष रूप से 120 बीघा जमीन जो विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई राज्य सरकार से, उसमें मैडम ने बहुत ही हमारा सहयोग किया, और उसके लिए विश्वविद्यालय जनजाति क्षेत्र आपका बहुत बहुत ऋणी रहेगा। साथ ही हमारे क्षेत्र के यशस्वी जननेता माननीय महेंद्रजीत सिंह जी मालविया, जो युवाओं के एक प्रकार से मैं कहूं कि एक चलते फिरते संस्थान हैं, महाविद्यालय हैं, उनसे युवाओं को हमेशा ही प्रेरणा मिलती रहती है। आज वेबिनार में भी आपका हमें बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन प्राप्त हुआ, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस अवसर पर माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर कैलाश जी सोडानी, जिनके आशीर्वचन से, संरक्षण से ये वेबिनार संपादन आज होने जा रहा है, आपका भी हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि अगले महीने ही सर का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन सर ने ऐसी सुदृढ़ नींव इस विश्वविद्यालय की स्थापित कर दी है कि आने वाले समय में ये वागड़ क्षेत्र में एक उच्च शिक्षा के तीर्थ के रूप में गोविंद गुरु विश्वविद्यालय उभर कर आएगा और देश में अपना नाम स्थापित करेगा। इसके लिए यह क्षेत्र माननीय सोडानी साहब का हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा। इस अवसर पर लाभ लेते हुए मैं माननीय कुलपति महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। साथ ही इस वेबिनार के आयोजन में हमारे आयोजक सचिव डॉक्टर अशोक काकोड़िया, उनका भी आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने बहुत ही सफलता कुशलता के साथ इस वेबिनार का आयोजन किया। और इस अवसर पर मैं फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन न्यू दिल्ली का भी आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने भी हमारा वेबिनार के आयोजन में बहुत सहयोग किया। इस अवसर पर मैं ये भी उल्लेख करना चाहता हूं माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष कि इस वेबिनार के लिए लगभग 800 डेलीगेट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और इस अवसर पर इस वेबिनार के माध्यम से न केवल हमारे जनजातीय क्षेत्र अपितु संपूर्ण राजस्थान के युवाओं को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को आपका उद्बोधन से समकक्ष होने का, साक्षात्कार होने का अवसर मिला, और उनको आपने बहुत ही प्रेरक उद्बोधन प्रदान किया। और मैं अगर आपके उद्बोधन को एक शब्द में, एक लाइन में, एक पंक्ति में समाहित करने का प्रयास करूं तो आपने अपने उद्बोधन में कहा कि एवरी एडवर्सिटी इज एन अपॉर्चुनिटी। हर विपरीत परिस्थिति, विषम परिस्थिति एक अवसर लेकर आती है, और इसलिए घबराने की, डरने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने एक ही बात सभी युवाओं को, विद्यार्थियों को आज ये संदेश दिया है कि रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पर चलकर मिलेंगे साए बहार के। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।